तो ये क्लास में हम बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। सो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है जो डिस्कस करूंगा। पहला, जो सेल के अंदर और बाहर जो पोटेंशियल्स होता है, टर्मिनल पोटेंशियल और कंप्लीट जो सर्किट होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और फिर जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसको, और जो इलेक्ट्रोमोटिव सेल होता है, मोटिव फोर्स जो सेल का होता है, और ओवरऑल किसके ऊपर डिपेंड करेगा। इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जो सेल का, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, और कैसे जो डिफरेंट टाइप्स के सेल हैं, डेनियल सेल, वोल्टाइक सेल, और तो ये सेल के बारे में कंपैरिजन हम देखेंगे। ये क्लास में मैं 3 चीजें आपको बताने वाला हूँ। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट कैसे होता है, उसका सोर्स क्या है, उसका कॉज क्या है, दूसरा वो यूज कैसे होता है जब आउटर एक कोई लोड कनेक्ट होता है, जब सेल सप्लाई करता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, उसका क्या रोल होता है, और तीसरा चीज जो इसके अंदर है, वोल्टेज ड्रॉप अकर होता है, वो क्या रीजन होता है, कहाँ पे होता है, एक्सटर्नल में होता है, इंटरनल में होता है। तो इन तीनों चीजों को डिस्कशन करेंगे इस पार्ट में, और ये बहुत ही बेसिक प्लेटफॉर्म से लेके जाऊंगा आपको, जिससे आपको इजीली समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो शेयर पीपीटी आपके सामने दिख रहा है, यस। तो यहाँ पे बहुत ही बेसिक चीजें यहाँ पे है, जो सेल सामने आपको ड्रॉ करके दिखाया हूँ, है ना। इसके अंदर कॉपर और जिंक, दो डिफरेंट मटेरियल्स हैं, कॉपर और जिंक। इनको किस तरह मैंने यूज किया है, एज ए इलेक्ट्रोड यूज किया है। तो इसमें क्या स्पेशलिटी है कि कॉपर को मैं एज ए पॉजिटिव टर्मिनल और जिंक एज ए निगेटिव टर्मिनल, ये इस पार्ट में आएगा क्वेश्चन में। इनकी स्पेशलिटी क्या है, तो कॉपर जो है, इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्सेस है ना, है ना। ये इजीली कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन ना। कॉपर इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, और जिंक इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है इजीली, राइट। ये इलेक्ट्रोड की स्पेशलिटी है जो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ। और इसके अंदर एक और चीज यूज कर रहा हूँ मैं, सोल्यूशन। और सोल्यूशन में मैं क्या यूज कर रहा हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका क्या स्पेशलिटी है, ये मेरे पास एक स्पेशल इलेक्ट्रोलाइट है जो H2SO4 जो स्प्लिट हो जाएगा इलेक्ट्रो H प्लस आयंस में और SO4 माइनस माइनस आयंस में। तो मेरे पास 2 Ha प्लस आयन है और एक, Ha प्लस आयन जो है इसको क्या कहेंगे हम, केटायन, और जो SO सल्फ्यूरिक आयन है इसको क्या करेंगे, एनायन। यहाँ पे दोनों जो मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट से केटायन और एनायन मिल चुके हैं, जो सोल्यूशन के अंदर यहाँ प्रेजेंट हैं, और यहाँ पे अब ये मूव करेंगे, राइट। जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सल्फ्यूरिक SO4, है ना। तो ये क्या करेगा, जिंक के ऊपर अपना इलेक्ट्रॉन इम्पार्ट करेगा जाके, और इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो सारे जो SO4 हैं सोल्यूशन में, वो किसके ऊपर जाएंगे, जिंक के पास, जो अपने इलेक्ट्रॉन को इम्पार्ट करेंगे। और इसमें एक और पार्ट है H प्लस, वो कहाँ पे जाएगा, कॉपर के पास। क्यों, उसको इलेक्ट्रॉन गेन करना है, तो कॉपर से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब इस प्रोसेस में क्या होगा कि कॉपर के ऊपर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा। क्या आएगा, कॉपर के ऊपर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों, इलेक्ट्रॉन्स इन्हें डोनेट कर दिया है, तो इसके पास डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। और जिंक के पास क्या आ गया, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया। तो अब इस कंपैरिजन में क्या देख रहे हैं हम, कि ये कॉन्सेंट्रेशन लेवल है इलेक्ट्रॉन्स का, ये डिफरेंट हो गया दोनों टर्मिनल्स पे। तो जिस पे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है, वो मेरा बन गया निगेटिव टर्मिनल, निगेटिव पोटेंशियल उसने गेन कर लिया। और जहां पे मेरे इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पे लाइक डोनेट करने के बाद ऑलमोस्ट कंपेरेटिवली बहुत लेस है ना, तो ये मेरा क्या हो गया है, प्लस पोटेंशियल गेन कर लिया है। क्योंकि उसने डोनेट कर दिया इलेक्ट्रॉन, तो प्लस पोटेंशियल गेन कर लिया, उसने गेन कर लिया इलेक्ट्रॉन जिंक ने, तो
माइनस पोटेंशियल गेन कर लिया है। तो यहाँ पे मेरे जो दोनों इलेक्ट्रोड था कॉपर और जिंक, दोनों के पास डिफरेंट पोटेंशियल आ चुका है, प्लस और माइनस। सो आई होप ये फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आया। सो अभी ये दोनों पोटेंशियल प्लस और माइनस आ चुका है, तो यहाँ पे मैं एक लेके आऊंगा मेरा वोल्ट मीटर रीड करने वाला वोल्ट मीटर लेके आऊंगा और इन दोनों पे अप्लाई कर दूंगा दोनों पॉइंट के ऊपर। तो मुझे क्या मिलेगा, अभी इन दोनों को जब मैं अप्लाई करूंगा तो पोटेंशियल इसके पास प्लस है, इसके पास माइनस है, तो रीड करके मुझे फाइनल वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं वोल्ट मीटर यहाँ पे लगा दिया, दोनों के क्रॉस में क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर। तब ये वोल्ट मीटर जो मुझे रीडिंग देगा वो क्या रीडिंग देगा, ईएमएफ। ईएमएफ मतलब इस सेल का, ये जो सेल कंसिस्ट हुआ है इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट से, तो इसका जो केमिकल रिएक्शन के बाद जो एनर्जी आया है मेरे पास ऐसे प्लस एंड माइनस टर्मिनल के ऊपर, तो इसके जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस है, ये ओपन सर्किट है, क्लोज नहीं है, ध्यान से देखो। तो वो जो मेरा रीडिंग है वो क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये प्योरली किसके ऊपर मेजर कर रहा हूँ, ड्यू टू द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन जिंक एंड डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन कॉपर। इसके कारण जो मुझे यहाँ पे प्लस पोटेंशियल मिला है और यहाँ पे माइनस, इनको जस्ट मैं मेजर कर रहा हूँ वोल्ट मीटर से, तो मुझे क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यहाँ तक क्लियर है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैसे डेवलप होता है, तो सेल से डेवलप होता है। तो कहाँ से बना, तो केमिकल रिएक्शन से बना। केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रॉन डिफरेंट इलेक्ट्रोड पे जाके इम्पार्ट और रिसीव किया गया, तो इसके कारण जो डिफरेंस क्रिएट हुआ पोटेंशियल का, वो मेरा इलेक्ट्रोमोटिव ये फोर्स है। ये सेल का प्योर अपना एनर्जी है। ओके, तो इसमें जो भी दूसरा पार्ट हम इसकी तरफ अब मूव करेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है, तो इसको एक और तरीके से मैं समझाता हूँ आपको। जैसे कि ये आपने सेल लगाया छोटा सा, अप्लाई करेंगे और बाहर मैंने एक सपोज एलईडी या कोई भी एक लोड आर कनेक्ट कर दिया। ओके, सो ये मेरा एनोड था प्लस टर्मिनल और ये कैथोड था माइनस टर्मिनल, है ना। तो यहाँ से प्लस इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, सारे फ्लो करेंगे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की तरफ फ्लो करेंगे, है ना, और मेरा इलेक्ट्रिक करंट प्लस से माइनस की तरफ फ्लो करेगा। तो जब मेरा इलेक्ट्रिक करंट प्लस से माइनस की तरफ फ्लो करेगा इस सर्किट में, तो उस टाइम क्या होगा, एक चार्ज को अगर मूव करना है मुझे, सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट रजिस्टर के पास सी है, तो अगर मैं पाथ ए से सी से और बी के पास वापिस आता हूं, मतलब ये मेरा कौन सा पाथ हो गया, एक्सटर्नल सर्किट, मेरे सेल के बाहर का पार्ट है ना, ये क्या है, एक्सटर्नल सर्किट। तो अगर एक्सटर्नल सर्किट में चार्ज को मूव करना है तो कुछ तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। तो जो वर्क मुझे एक्सटर्नल सर्किट में चार्ज को मूव करने के लिए करना पड़ेगा, तो उस पोटेंशियल को मैं कहता हूं पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल, है ना। अब सेम चार्ज को मुझे यहाँ अंदर भी मूव करना है बी से ए तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सटर्नल सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो एनोड से कैथोड तक है, लेकिन इंटरनल में क्या है आपका, कहाँ से कहाँ तक है, कैथोड से एनोड तक है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन इनसाइड जब मूव कर रहा है, तो यहाँ पे आपको एक पैटर्न मिल रहा है फ्रॉम, सपोज अंदर एक और नाम डी दे देता हूं, तो बी से डी से ए तक, है ना, बी से डी तक ए तक, इसमें कौन सा है, इंटरनल पाथ है ना, इंटरनल पाथ है। तो अब कहीं भी इलेक्ट्रॉन मूव करे, रेजिस्टेंस तो उसको मिलेगा, अपोजिशन तो उसको मिलेगा। तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मिल रहा था वो तो वैल्यू मैंने आर दिया है, इंटरनल जो पाथ है उसमें भी रेजिस्टेंस होगा तो उसको मैं नाम आर दूंगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। तब यहाँ पे क्या होगा बच्चों कि अभी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, पहले वाले सेल में मैंने क्या दिखाया था, सिर्फ सेल था मेरा, टर्मिनल वोल्टेज मैंने डायरेक्ट मेजर कर लिया, हो गया। लेकिन नॉर्मली जो आपको मिलेगा ये तो कंप्लीट सर्किट मिलेगा। तो इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, तो मैं पहले बताया था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब क्या होता है, कंप्लीट। इसके एग्जांपल लेके समझाता हूँ।
एग्जाम्पल लेके, जैसे कि आपके पेरेंट्स है ना, और एक तरफ एग्जाम्पल लेता हूं आपके टीचर। मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि समझने में और आसानी हो जाएगी। टीचर है ना, तो जैसे टीचर, जैसे मैं आपका टीचर हूँ फिजिक्स का, तो आप क्लासरूम के अंदर आ गए है ना, क्लासरूम के अंदर आ गए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है सब्जेक्ट के पढ़ाने, हर एक चीज को लेके। आप क्लासरूम में आए और क्लासरूम में गए, जब तक क्लास में है तब तक सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लिया हूँ। लेकिन जो आपके पेरेंट्स हैं, आप होम में हो, घर में हो, या इंटरनल हो या एक्सटर्नल, मतलब क्लास में हो, दोनों जगह उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, कंप्लीट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है ना। तो पेरेंट्स जो ईएमएफ है वो लाइक ईएमएफ है, ईएमएफ इट्स लाइक पेरेंट्स है ना, वो इंटरनल और एक्सटर्नल सब जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। मतलब जब वो सेल के अंदर है चार्ज तो भी वर्क डन करने के लिए, और जब एक्सटर्नल सर्किट में, दोनों जगह पे। और टर्मिनल पोटेंशियल कैसा हो गया, ये आपके टीचर की तरह, जो सिर्फ क्लासरूम में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। घर पे ले सकते हैं क्या? पॉसिबल भी नहीं है, बहुत सारे बच्चे हर एक का कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेरेंट्स इंडिविजुअल सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ना, ये इक्वल टू आपका टर्मिनल पोटेंशियल प्लस, यहां से जब इंटरनल सर्किट में जब करंट फ्लो हो रहा है तो कुछ तो इसका रेजिस्टेंस होगा, तो करंट के कारण कुछ तो ड्रॉप हो जाएगा पोटेंशियल। तो जो इंटरनल सर्किट में करंट फ्लो होता है और उसके कारण ड्रॉप होता है तो उसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप। स्मॉल वी से हम दिखाते हैं क्योंकि बहुत स्मॉल ड्रॉप होता है पर ड्रॉप होता है। तो टोटल जो सर्किट मेरा बन गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब क्या हो गया, एक्सटर्नल सर्किट है ना और प्लस इंटरनल, दोनों जगह का मिला के टोटल हो गया। आया समझ में बच्चों? इसमें कोई डाउट है? तो अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम एप्सिलॉन साइन से दिखाते हैं, वर्क पर यूनिट चार्ज। अब ये वर्क कंप्लीट पाथ का है, कहाँ का है, कंप्लीट। कंप्लीट मतलब क्या होता है बच्चों, कंप्लीट मतलब क्या होता है, इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल सर्किट। आया बच्चों यहां तक? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? ठीक है। अभी देखो, फैक्टर अफेक्टिंग द ईएमएफ ऑफ द सेल, कौन सा फैक्टर है जो ईएमएफ अफेक्ट करेगा, ईएमएफ ऑफ द सेल, कौन कौन से फैक्टर के ऊपर ईएमएफ डिपेंड करता है? तो देखो बच्चों, जब मैं आपको इलेक्ट्रोमोटिव सोल में शुरू में ये पढ़ाया हूं तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आया कैसे है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेस में जिंक के ऊपर आया है और कम मात्रा में कॉपर के ऊपर आया है। तो ये जो मेरा इलेक्ट्रोलाइटिक जो प्लेट है ना बच्चा, इलेक्ट्रोलाइटिक प्लेट है, तो प्लेट के कौन से टाइप के इलेक्ट्रोलाइट ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कॉपर लिया था, अच्छा इलेक्ट्रॉन देता है, जिंक अच्छा इलेक्ट्रॉन लेता है, इसकी जगह दूसरा ले लेता होगा, इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना, ले सकता है, तो वहां पे काम चलेगा मेरा? बिल्कुल नहीं चलेगा। तो मेरे इलेक्ट्रोलाइट की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर, इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट की क्या क्वालिटी है, मतलब इसके अंदर जो H2SO4 जो H प्लस और SO4 माइनस माइनस आयंस बन रहा था, इलेक्ट्रोलाइट से बन रहा था है ना, इलेक्ट्रोलाइट से मेरा बन रहा था है ना आयंस। तो इसका क्वालिटी जो है वो मैटर करता है, कौन से टाइप का इलेक्ट्रोड लिए हो है ना, कॉपर जिंक बेस्ड कॉम्बिनेशन है, इसका मैटर करता है। फिर ये दोनों चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है ना, जिसके ऊपर डिपेंड करता है डायरेक्ट कितना ईएमएफ बनेगा इस सेल के अंदर। आया समझ में? क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन कब बनेंगे, जब इलेक्ट्रोलाइट अच्छा होगा और इलेक्ट्रोड अच्छा होगा तभी बनेंगे। और इसके साथ कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि अभी कौन से शेप का या साइज का इलेक्ट्रोड है, शेप एंड साइज ऑफ इलेक्ट्रोड। मतलब क्या है, इलेक्ट्रोड का शेप और साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बट कौन सी क्वालिटी का इलेक्ट्रोड है वो उससे बस मैटर करता है। दूसरा, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है ना, कितने क्वांटिटी में इलेक्ट्रोलाइट मिला रहे हैं, इसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है। और दूसरा, दो प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस, इसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है कि कितना डिस्टेंस है और कितना नजदीक है। ईएमएफ इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। आया समझ में बच्चों? आया समझ में?
गुड। तो यहाँ तक हमने सीखा ईएमएफ कैसे बना, फिर हमने सीखा ईएमएफ डिपेंड किन फैक्टर पे करेगा। अब जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो पोटेंशियल ड्रॉप है, ये दोनों पॉइंट को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करूंगा बच्चों। पोटेंशियल ड्रॉप को पहले हम समझ लेते हैं। जब ये जैसे मैंने आपको बीकर दिखाया था और इसके अंदर मैंने इलेक्ट्रोड बनाया था, ये कौन सा था बच्चा, ये था कॉपर वाला, और ये कौन सा था बच्चा, ये था जिंक वाला, है ना। तो अभी इन दोनों में देखो क्या होगा, अभी इसमें इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेगा, है ना, कहाँ से कहाँ, एक्सटर्नल सर्किट में तो प्लस से माइनस जा रहा है, लेकिन इंटरनल सर्किट में यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो इसके अंदर जो आयंस है ना, आयंस है किसके अंदर, मेरे सॉल्यूशन के अंदर। तो ये क्या करेंगे, रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे ना, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को हम डायग्राम में स्मॉल आर से डोनेट करेंगे। कैसे डोनेट करेंगे, स्मॉल आर से। छोटा रेजिस्टेंस होता है पर होता है। तो ये रेजिस्टेंस जो पाथ में आएगा किसमें, जब जब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स फ्रॉम इलेक्ट्रोड टू इलेक्ट्रोड, है ना, इलेक्ट्रोड टू इलेक्ट्रोड, मतलब जब मेरा निगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन तक जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ऐसे करके मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया इनसाइड और ये ऐसे करके ये जा रहा है। तो इस पाथ में जो उसको रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है उसको मैंने स्मॉल आर लिया है। अब डिपेंड करता है कितना करंट है, करंट इसमें से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, जितना करंट ड्रॉ करूंगा उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, उतना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, है ना। तो इंटरनल वर्क सपोज W ले लेता हूँ पर यूनिट चार्ज, है ना, इज इक्वल टू स्मॉल v। जितने नंबर ऑफ चार्ज बढ़ेंगे उतना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, उतना ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा। आया समझ में, आया समझ में। तो ये R है और करंट I फ्लो कर रहा है, तो टोटल पोटेंशियल V बन जाएगा। आया समझ में बच्चों। तो दो तरीके से पोटेंशियल ड्रॉप को मैंने दिखा दिया है। एक वर्क पर यूनिट चार्ज, मतलब अंदर जब ये पाथ में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है जो, तो इसको इतना फ्लो कराने के लिए कुछ तो एनर्जी लगेगा, कुछ तो वर्क होगा, तो वो वर्क पर यूनिट चार्ज क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप। और दूसरा तरीका मैं कैसे दिखाया, जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा, जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस, इससे क्या हो जाएगा, एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, है ना, क्योंकि उसमें उतना वर्क करना पड़ा। तो बच्चों समझ में आया, यहाँ पे इक्वेशन है। तो अभी देखो एक्सटर्नल सर्किट में टर्मिनल पोटेंशियल है और इंटरनल सर्किट में पोटेंशियल ड्रॉप है, और ये दोनों को कॉम्बिनेशन में दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बोलो समझ में आया, यस, वेरी गुड। तो टर्मिनल पोटेंशियल को एक बार और समझा देता हूँ, ईएमएफ समझा चुका हूँ, वोल्टेज ड्रॉप समझा चुका हूँ, मतलब सर्किट के सेल के अंदर का काम बता कर चुका हूँ मैं। अभी सेल के बाहर आता हूँ, है ना, जब लोड आपने कनेक्ट किया है, तभी जब आपने लोड कनेक्ट कर दिया है तो इसमें क्या हो जाएगा, ये क्या है एकदम, जब क्लोज सर्किट है, क्या है, क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट का बात नहीं कर रहे हैं, क्या, क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट है मतलब यहाँ पे एक्सटर्नल है, क्या है, एक्सटर्नल, है ना, एक्सटर्नल सर्किट है। तो एक्सटर्नल सर्किट यहाँ पे है ना, तो क्या होगा, अभी ए और बी के बीच में कुछ तो होगा, क्या होगा बचाओ बताओ, तो वी ए माइनस वी बी, मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल होंगे इसको क्या कहते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल। क्या कहते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल। इसमें कोई डाउट है बच्चा, टर्मिनल पोटेंशियल को समझने में कोई डाउट है, नहीं, करेक्ट, ठीक है। तो अभी देखो जब एक्सटर्नल सर्किट में ये चार्ज मूव करेगा तो कुछ तो वर्क करना पड़ेगा, तो सपोज W डैश नाम दे देता हूँ, है ना। तो ये पर यूनिट चार्ज जो वर्क करेगा, वर्क पर यूनिट चार्ज, ये इसको पोटेंशियल मैं दे देता हूँ टर्मिनल पोटेंशियल नाम। और एक और तरीके से कैसे दिखा सकता हूँ बच्चों, इसके अंदर से कितना करंट फ्लो हो रहा है एंड इनटू कितना रेजिस्टेंस है, दोनों मिल गया बच्चों। तो मैंने पहले वाले सर्किट में आपको क्या दिखा दिया है, इंटरनल जो वोल्टेज ड्रॉप है और ये टर्मिनल वोल्टेज, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, यस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये टोटल वर्क डन जो है, जब इलेक्ट्रॉन को जब मैं यहाँ पे अंदर से लेके बाहर तक जब ये मूव कर रहा है तो टोटल वर्क डन होगा, है ना। ये जो सर्किट मैंने आपको दिखा दिया, तो ये यहाँ पे तो पोटेंशियल टर्मिनल है और यहाँ पे इंटरनल है ड्रॉप जो हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जब पूरे पाथ में ट्रेवल कर जाएगा, है ना, तो टोटल वर्क डन होगा कुछ,
तो टोटल वर्क डन को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्सटर्नल मेरा वर्क डन है W डैश और इंटरनल था स्मॉल w, छोटा वर्क डन था, है ना। तो वर्क पर यूनिट चार्ज, चार्ज तो सब में है ना, एक चार्ज को मूव करने में, वर्क पर यूनिट चार्ज मतलब टोटल वर्क अपॉन, मतलब पूरा सर्किट में अगर जब फ्लो करेगा चार्ज पूरा आपके पेरेंट्स के जैसा, तो आपका पेरेंट्स कैसा है, किस तरह है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना। तो इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जब चार्ज सिर्फ एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो हो रहा है W डैश, तो क्या हो जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल। और जब चार्ज यहाँ पे वर्क डन कर रहा है इंटरनल, है ना, इंटरनल में, तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप, स्मॉल v लिखेंगे। आया समझ में, आया समझ में बच्चों। क्यों, स्मॉल v क्या है आपका, वर्क पर यूनिट चार्ज, जब वो इंटरनल सर्किट में है, ये जब वो एक्सटर्नल सर्किट में है, और ये जब वो टोटल सर्किट में है। तो ये मेरा रिलेशन मिल गया, मतलब मेरा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स टर्मिनल पोटेंशियल के और वोल्टेज ड्रॉप के दोनों के एडिशन के बराबर है। आया समझ में बच्चों। इसीलिए जब सर्किट ओपन है, क्या है, ओपन है, तो इंटरनल में करंट फ्लो नहीं होगा, तो इंटरनल ड्रॉप नहीं होगा, तो स्मॉल v जीरो होगा, है ना। तो E इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और टर्मिनल वोल्ट क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आया समझ में बच्चे, ओपन है। और जब क्लोज है, जब क्लोज है ना, तो क्या हो जाएगा, ऐसा सिचुएशन बन जाएगा, है ना। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या हो जाएगा, तो टर्मिनल माइनस जो वोल्टेज ड्रॉप है, मतलब क्या हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमेशा ग्रेटर होगा किससे, टर्मिनल वोल्टेज से। आया समझ में बच्चे, आया समझ में। तो अभी ये पूरा जो गेम चेंज हो रहा है यहाँ पे ओपन और क्लोज में जो बोल रहा हूँ, है ना। क्लोज मतलब क्या हो गया, ये वाला पार्ट जहाँ पे एक्सटर्नल सर्किट लगा हुआ है, और क्लोज वाला, ओपन वाला मतलब जो सिर्फ ये वाला ओपन है बच्चों। ये देखो, ये जो है ना, ये क्या है, मेरा ओपन है, ओपन सर्किट। कुछ बाहर ऐड नहीं किया हो ना इसमें, कुछ लाइट कुछ पंखा कुछ लगाया नहीं हो, सिर्फ सेल है। आया समझ में। हाँ, तो यही जो बात जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इसी बात को यहाँ पे कंपैरिजन में लिखा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और टर्मिनल। मतलब क्या बोल रहा है कि ये वर्क डन, मतलब ये जो पूरा सेल में जब पूरा मूव करेंगे इन एंड आउट, है ना, अगर एक चार्ज है तो ये बीकर के अंदर और एक्सटर्नल सर्किट में पूरा जब वर्क करेंगे, पूरा वर्क पर यूनिट चार्ज, तो इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इसमें जो एक्सटर्नल सर्किट है उसमें, है ना, इंटरनल का देखना ही नहीं है इसमें, है ना। टर्मिनल वोल्टेज मतलब ये नीचे का जो पार्ट है उसको नहीं देखेगा, वो क्या देखेगा, सिर्फ यहाँ पे पॉइंट ए और पॉइंट बी, इसके बीच में क्या पोटेंशियल है वो मेरा होता है, ये होता है। अभी यहाँ पे क्या, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर ये पूरा सर्किट है ना, सर्किट क्लोज सर्किट है, तो E इज इक्वल टू वी प्लस स्मॉल वी, है ना, वोल्टेज ड्रॉप। मतलब क्या है कि कौन हमेशा बड़ा रहेगा, ईएमएफ जो है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना, इसको एप्सिलॉन साइन से दिखाते हैं, ई से नहीं, तो ये हमेशा ग्रेटर रहेगा क्लोज सर्किट में। और यहाँ पे अगर सर्किट ओपन है, अगर सर्किट ओपन है मतलब कुछ उसमें लोड लगा नहीं है, मतलब ड्रॉप नहीं हो रहा है, तो E इज इक्वल टू वी हो जाएगा, किसमें, ओपन में, है ना। तो ओपन में E इज इक्वल टू वी यहाँ पे दिया है ना। आया समझ में, और ये बात यहाँ पे दी है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई है। अब इसको मैं थोड़ा सा एक मैथमेटिकल इक्वेशन लेके समझा देता हूँ। जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का, वो हमेशा सीरीज में लेते हैं। कैसे लेते हैं, सीरीज में। जैसे यहाँ पे लिया है, तो ये हो गया मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस, और बाहर से मैंने एक लोड लगा दिया आर, और ये क्या है, टर्मिनल वोल्टेज। ये क्या है बेटा, टर्मिनल वोल्टेज। तो अब ये इसके अंदर मैं एक लगा दूंगा पूरा फॉर्मूला, तो इंटरनल रेजिस्टेंस मेरा क्या हो गया, तो इंटरनल तो आर है, एक्सटर्नल एक्सटर्नल कैपिटल आर है, तो ये क्या हो गया, टोटल रेजिस्टेंस। क्या हो गया, क्या हो गया, टोटल, टोटल रेजिस्टेंस। आया समझ में।
यस, बढ़िया, समझ में आया? कोई डाउट है यहाँ पे? कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है। चलो, तो अभी मेरे पास ये चीजें आ गई है ना। तो अभी मुझे क्या फाइंड करना है, मेरे को इन सब का रिलेशन, है ना। कैसे फाइंड करूंगा इनका रिलेशन, कैसे फाइंड करूंगा? बहुत इजी है। टोटल करंट इसमें क्या हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज, नहीं टर्मिनल वोल्टेज नहीं, टोटल करंट मतलब अंदर भी तो जा रही है चीजें। तो टोटल करंट के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, या ईएमएफ, क्या यूज करूंगा, ईएमएफ। तो ये मेरा ईएमएफ डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों को ये अप्लाई करूंगा। तो ईएमएफ मेरा क्या हो जाएगा, आई आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर। तो कैपिटल आई आर क्या है मेरा, टर्मिनल वोल्टेज, और ये क्या है मेरा, प्लस स्मॉल आई आर क्या है, वोल्टेज ड्रॉप। तो ये मेरा इक्वेशन हो गया फाइनल। बोलो आया समझ में? बोलो बच्चों, आया समझ में? यस, यस। तो अभी ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन व्हाट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है सरफेस के एरिया के ऊपर। अगर बड़ा सरफेस एरिया इलेक्ट्रोड का है ना, तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए आपस में जगह बहुत ज्यादा मिलेगा ना, तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, मतलब ज्यादा बड़ा सरफेस एरिया बहुत कम रेजिस्टेंस। डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मतलब क्या हो गया बच्चा, मतलब क्या हो गया कि जितना दूरी दोनों के बीच में रहेगा उतना ज्यादा लंबा पाथ रहेगा, उसके उतने बीच में आयन बीच में आएंगे, कोलिजन ज्यादा होगा, तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। नेचर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन, अभी डिपेंड करता है आयंस कौन से हैं, कॉन्सेंट्रेशन कितना है। तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा तो ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि आयंस ज्यादा होंगे ना, तो रास्ते में लड़ने वाले बहुत ज्यादा होंगे। टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स अगर बढ़ा देंगे तो ज्यादा मूवमेंट होगा, ज्यादा मूवमेंट होगा तो ज्यादा लड़ाई होगा, ज्यादा होगा तो ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, ज्यादा होगा क्या, है ना। नहीं, अगर अगर इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो जो ये आयन से इजिली स्विफ्ट वहां से पास हो जाएंगे, बहुत स्लो नहीं जाएंगे, वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो उसमें रेजिस्टेंस का चांस कम हो जाएगा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आया समझ में? ज्यादा टेम्परेचर होगा तो लेस होगा इंटरनल रेजिस्टेंस। आया समझ में इसमें? यस, वेरी गुड। तो बच्चों यहाँ तक हमने कवर किया। अब इसके आगे जो है दूसरा पार्ट की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ तक अभी हमने कंप्लीट कर लिया इलेक्ट्रिसिटी का जो फर्स्ट पार्ट है, उसमें मैंने आपको चार्ज, इलेक्ट्रो पोटेंशियल, रेजिस्टेंस, उसके इफेक्ट सारे कैलकुलेशन करना सिखा दिया। दूसरे पार्ट में आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मैंने सिखा दिया, उसका टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, उसका पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, उन दोनों का रिलेशन क्या होता है, और पूरा कंप्लीट सर्किट एंड इक्वेशंस मैंने आपको सिखा दिया। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाइसली। Thank you very much. Keep studying. Thank you, students.